सो हेलो ऑल, वेलकम इन पीसीएम ज्ञान सीबीएसई। सो फ्रेंड्स, मैंने चैनल तो ओपन कर दिया था पर इस पर काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो चैनल ओपन कर देना ही बड़ी बात नहीं है, उस पर काम करना भी ज़रूरी होता है। तो ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जो कंप्लीट 1 यूनिट का वीडियो जाने वाला है। और अभी हम बात करते हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th की। ओके, तो साइंस का यूनिट नंबर 1 हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पुटअप करने वाले हैं और पूरा कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट डिटेल्स क्या होने वाला है। और कंसेप्ट डिटेल्स में भी हम पहले की कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्टार बनाया गया है, इससे आपको रेटिंग करके बताया जा रहा है कि कौन सा टॉपिक्स कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, जैसे इसमें देखेंगे 3 स्टार है और इसमें देखेंगे 3 स्टार है। मतलब ये जो दोनों टॉपिक्स है, पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर एंड केल्विन सेल्सियस स्केल, ये दोनों सेम इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब सेम रेटिंग इनका है, मतलब ये एक जैसे है दोनों टॉपिक्स। ओके, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे, इसमें 4 रेटिंग है, मतलब ये और इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड थर्ड में देखेंगे इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर, इस पर देखेंगे 5 स्टार है, मतलब ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड टॉपिक्स नंबर 4 पुटअप होता है इवापोरेशन एंड द बॉइलिंग, इसमें भी देखेंगे 4 स्टार है, मतलब ये टॉपिक्स और ये टॉपिक्स दोनों सेम सेम होने वाला। ओके, तो चलिए हमने रेटिंग तो कर लिया कौन सा टॉपिक्स कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलिए एक एक करके यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे एक ग्राफ भी बनाया गया है, इस ग्राफ के मदद से भी आप समझ सकते हैं। जैसे इस कलर का जो दिया गया है, मतलब देखेंगे ए, मतलब इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर, ये वेरी डिफिकल्ट है। ओके, एंड इस टॉपिक्स में जो दिया गया है, ये सब जो दिया गया है, ओके, येलो टाइप में, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड जो ये सब दिया गया है, ये पूरा क्या है, बहुत ही ईजी है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मानक पैमाना बनाया गया है कि कौन सा टॉपिक्स कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, देन फर्स्ट टॉपिक्स हम लोग पुटअप करते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर। ओके, तो पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि एनीथिंग डेट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज लिफ्ट बाय द सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, मतलब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर का डिफिनेशन ये है कि एनीथिंग डेट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इट फेल्ट बाय द सेंस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी वस्तु जिसका अनुभव किया जा सके और उसमें साथ ही साथ क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो, तो उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ओके, कह रहा है कि मैटर इज द फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको पंच तत्व कहा जाता है। और वो कौन कौन है आप समझेंगे, जैसे एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। तो 5 एलिमेंट से बना होता है जो मैटर होता है। ओके, एंड अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, मतलब मैटर जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट करते हैं, देन एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला हम कह रहे हैं कि मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल, मतलब जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटी कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड में कह रहा है कि वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन द पार्टिकल, मतलब इनके बीच में खाली स्थान होते हैं। थर्ड इज कि पार्टिकल आर द कंटिन्यूअस मोशन, मतलब जो उनके कण होते हैं उसमें एक लगातार अनियमित गति होती रहती है। एंड पार्टिकल्स आर द हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन। ओके, एंड इसके जो पार्टिकल होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा एक दूसरे में क्या होते हैं, खिंचाव होते हैं। ओके, तो ऐसे में आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप कीजिएगा, 2 क्वेश्चन पुटअप होता है। डिफाइन मैटर मीन्स मैटर क्या है। मैटर का डिफिनेशन आपको बताया गया है कि एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेसेस एंड हैज मास and felt by sense is called matter. Okay, and second question put up होता है कि what happens if put copper sulfate crystal in the water. okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। वो होता है CuSO4 एंड H2O, पानी है ना, मतलब वाटर है, मतलब क्या होता है H2O। ओके, तो जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो आपके पास मिलेगा व्हेन pure copper sulfate is kept in the water, then it is start to dissolve, and this process a small amount of heat of the energy released during the dissolution, and it is color change blue because 5 molecules of the water get attracted to it. Okay, मतलब हल्का सा उसको हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी। एंड जब इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को H2O में मतलब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हल्की सी एनर्जी की आवश्यकता होगी। एंड उसमें जो ब्लू कलर हो जाएगा और इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर गेट अटैच्ड हो जाते हैं। ओके, तो ये एक रिएक्शन होता है। देन नेक्स्ट हम लोग को स्टडी करना है कि स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर, आइए इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअल में क्या होती है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है
कि स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कहते हैं पदार्थ की अवस्था। तो एनसीईआरटी बुक की हम बात करते हैं तो एक्टिविटी नंबर 1.9 टू 1.11 में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करने वाले हैं कि बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट है कि बेस्ड अपॉन द पार्टिकल अरेंजमेंट, सेकंड है कि बेस्ड अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एंड थर्ड है कि बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। ओके, then first we will be study की 5 status of the matter। generally we know that कि state of matter 3 होता है, solid, liquid and gas, but it is not complete details। okay, क्योंकि जो state of matter होता है वो 6 होता है, 5 होता है। और कौन कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फ्रियानिक। 6 में होता है फ्रियानिक। ओके, तो 8 टोटल स्टेट ऑफ द मैटर होता है। ओके, कितने स्टेटेड होता है? 5th होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड एक 6 भी होता है, फ्रियानिक होता है। ओके, तो ये स्टेट ऑफ द मैटर होता है। देन आगे हम लोग स्टडी करते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है एंड गैस क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि सॉलिड में, ओके, तो सॉलिड में आप देखिएगा कह रहा है कि फिक्स्ड शेप एंड द डिफिनिट वॉल्यूम। ओके, मतलब इनका जो आकृति होती है वो फिक्स्ड होती है और इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। वैसी बात करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड का कह रहा है कि नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, मतलब इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है? फिक्स होता है। And when we talk about gas, then neither fixed shapes and nor fixed value, मतलब इनका आकृति और आयतन दोनों ही फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, देन सेकेंड में हम बात करते हैं कि इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर द स्मॉलेस्ट। ओके, मतलब इनके जो कणों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है। एंड ऐसी बात करते हैं लिक्विड का, तो कह रहा है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर द लार्जर, मतलब सॉलिड की अपेक्षा हल्का सा अधिक होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, देन इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर द लार्जेस्ट, मतलब बहुत ही दूर दूर होते हैं कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, एंड थर्ड इज कि इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। ऐसे लिक्विड की बात करते हैं तो कह रहा है कि ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। एंड गैस की बात करते हैं तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। ओके, एंड फोर्थ है कि हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। ओके, एंड लिक्विड में क्या होता है कि डेंसिटी इज द लोअर देन द सॉलिड एंड द डिफ्यूज। ओके, एंड गैस में क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ द लिस्ट एंड द डिफ्यूज होता है। ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब इनके बीच की जो इंट्रा मार्कुलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ऐसे लिक्विड की बात करते हैं तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शंस आर द वीकर देन द सॉलिड, मतलब सॉलिड की अपेक्षा हल्का सा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, तो कह रहा है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शंस आर द वीकेस्ट, मतलब बहुत ही कमज़ोर होते हैं कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, देन नेक्स्ट इज सॉलिड में बात करते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द वेरी क्लोजली पैक्ड। ओके, एंड लिक्विड का क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द लेस क्लोजली पैक्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, देन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द फ्री टू मूव द अबाउट। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थे, क्लासिफिकेशन थे सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैस का। और आई थिंक जरूर आप समझ गए होंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ए पॉइंट लिख लीजिएगा, ए पॉइंट और ए पॉइंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का क्लासिफिकेशन करने के लिए आता है, तो आप बहुत ही ईजी वे में बता सकते हैं। देन अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि प्लाज्मा। ओके, तो देन प्लाज्मा हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्लाज्मा एक्चुअल में होती क्या है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफिनीशन हम लोग समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होती है। एंड इसके ब्रैकेट में देखेंगे लिखा है कि नॉन इवैल्यूएट। ओके, देन हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि अ प्लाज्मा इज एन ऑयनाइज्ड गैस। ओके, मतलब प्लाज्मा एक ऑयनाइज्ड गैस होती है। प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो प्लाज्मा होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है। एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये किसके द्वारा अफेक्टेड की जाती है? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्टेड की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इनफाइनाइट शेप्स एंड द indefinite shapes and the indefinite volumes। example आयोनाइज्ड गैस। ओके, तो जो ये प्लाज्मा का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या होती है, एक बार मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ।
कि एक ओयनाइज्ड गैस होती है एंड ए इलेक्ट्रिसिटी का क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है और ए मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्टेड की जाती है। ओके, एंड जो प्लाज्मा होती है उसका इंडिफिनिट शेप्स होता है और इंडिफिनिट वॉल्यूम होता है एंड ये दोनों प्रॉपर्टी किसका होता है, गैस का होता है। तो फॉर एग्जांपल आयनाइज्ड गैस। ओके, तो ये था प्लाज्मा। एंड अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, क्या स्टडी करने वाले हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो अभी हम लोग स्टडी करने वाले एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड ए नॉन इवैल्यूएट होता है। ओके, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज प्लाज्मा का होती है जस्ट इसका उल्टा होता है इसमें। तो आइए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसको हम लोग बता सकते हैं कि अ बी ई सी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज अ स्टेट ऑफ द मैटर दैट कैन अराइज एट द वेरी लो टेम्परेचर, जिसके लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। ओके, कह रहा है कि the scientist who worked with the Bose-Einstein condensate received the Nobel Prize for their work in 1995। ओके, मतलब जो BAC मतलब BEC के लिए जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उनको 1995 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनको। ओके, क्योंकि बहुत ही अच्छी वर्क थी, बहुत ही अच्छी जानकारी इसके द्वारा आपको मिलती है। ओके, द BEC इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल्स डेट आर द रियली क्लोज टू ईच। ओके, एंड अदर कह रहा है कि इवन क्लोजर देन द एटम्स इन अ सॉलिड। तो ये प्लाज्मा प्लाज्मा करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टी थी, मैंने इसको भी आपको बता ही दिया। देन चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कि इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है। ओके, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पुटअप होता है वो है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ओके, मतलब सॉलिड का माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, आई इसको हम स्टडी करते हैं। देन स्टडी करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। एंड थर्ड में हम लोग स्टडी करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहला हम देखें, कह रहा है कि सॉलिड हैव द डिफिनिट शेप्स एंड अ डिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर द लॉक्ड इनटू द प्लेस। ओके, फिर कह रहा है कि सॉलिड्स डू नॉट फॉल इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव अथवा साइड past one another। Okay, and third is solid are not easily compressible because there little free space between the particles, title free space between the particles। तो ये माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन था एंड किसका था, ये सॉलिड का था। ओके, देन अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। देन इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं कि liquids are not easily compressible and have a definite volume because there is the little free space between the particles। Okay, and second है कि liquid have an indefinite shapes because the particles can idle past one another। and third is कि liquids flow easily because the particles can move sides past to one another। Okay, तो ये तीन प्रॉपर्टीज था इसका, किसका, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन था किसका, लिक्विड का। एंड देन हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द गैस। तो आइए इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द गैसेस क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट है कि गैसेस आर द इजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज द ग्रेट डील ऑफ द फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। एंड सेकेंड इज कि gases flow very easily because the particles randomly move past one another। and third is कि gases have an indefinite shapes and indefinite volumes because the particles can move past one another। तो ये थ्री माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया था कि सॉलिड्स का, देन हमने स्टडी किया था लिक्विड का एंड लास्ट में हमने स्टडी किया था गैस का। तो आई थिंक जरूर आप समझ गए होंगे कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन कैसे पुटअप होता है। ओके, देन हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि नॉन इवेल्युएट में मिस माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का हम लोग स्टडी करने वाले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हाईलाइट करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा का माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि प्लाज्मा हैव एन इंडेफिनिट शेप्स एंड इंडेफिनिट वैल्यू बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर। सेकंड इज कि plasma are easily compressible because there is a great deal of the free space between the particle। and third is कि plasma are the good conductor of the electricity and are affected by the magnetic field because they are
composed of the iron. Okay, and then हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द BEC. BEC मीन्स होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ओके, तो फर्स्ट इज कि particles are the less magnetic than solid because exist at the very low temperature. Okay, and second is कि particles are the literally indistinguishable because they are the locked into the same space. And third is कि BEC shows super fluidity because the particles can flow without the friction. Okay, तो ये थ्री माइक्रोस्कोपिक्स एक्सप्लेनेशन था. किसका था? BEC का था. तो आई थिंक जरूर आप समझ गए होंगे कि इनका माइक्रोस्कोपिक्स एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से पुटअप होता है. ओके, देन अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर. ओके, तो इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. और आपने देखा था कि इनमें जो स्टार बनाया गया था, कितना स्टार था टोटल? वो 5 स्टार बनाया गया था. मतलब ये जो टॉपिक्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आइए इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करते हैं कि मैटर कैन चेंज इन स्टेट. ओके, एंड इसमें कुछ टॉपिक्स पुटअप होने वाला. वो क्या क्या है? कह रहा है कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट ऑफ द मैटर: सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर एंड द गैस एज द वेपर. ओके, तो जो वाटर होता है एंड इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2O. तो इसका 3 स्टेज पाया जाता है. सॉलिड में पाया जाता है एज लाइक आइस, लिक्विड में पाया जाता है एज लाइक फेमिलियर वाटर एंड गैस में पाया जाता है एज लाइक वेपर. ओके, देन इसका हम सब्लिमेशन क्या होता है, देन हम लोग सब्लिमेशन स्टडी करने वाले हैं. तो इसका डिफिनेशन सिंपल सा होता है कि द चेंजिंग ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर ऑन द हीटिंग एंड द वेपर इनटू द सॉलिड ऑन द कूलिंग. एग्जांपल एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कैम्फोर एंड द आयोनाइड. ओके, तो सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन. क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन. तो व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन क्या होता है? तो इसको यदि हम हिंदी में डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि जब किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पे डायरेक्टली वो वाष्प में बदल जाए एंड किसी वाष्प को ठंडा करने पे सीधे ठोस में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं. एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड, कैम्फर मीन्स कपूर होता है, एंड आयोनाइड. ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है. देन हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर. ओके, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने पे क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या इनके इफेक्टिव स्टेज होते हैं. तो आइए उसको हम लोग स्टडी करते हैं. देन वी कैन से दैट कि द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन द ब्रिंगिंग द चेंज. Second is, on increasing the temperature of the solid, the kinetic energy of the particle increases, which overcome the forces of the attractions between the particles. Thereby, solid melts and it converted to the liquid. Okay, and third is the temperature at which a solid melts to because a liquid at the atmospheric pressure and is called is the melting point. What? Melting point. Okay, the melting point of the ice is 273.16 केल्विन. ओके, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा. हो सकता है कि छोटे छोटे कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. ओके, तो एक कुछ टॉपिक्स थे, किसका था? इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर. ओके, देन अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. पहले हमने स्टडी किया था कि इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर. देन अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द प्रेशर, मतलब प्रेशर पे क्या क्या इफेक्टिव चेंजेस होने वाले हैं. ओके, तो देन हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं कि इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर. अप्लाइंग प्रेशर एंड द रिडक्टिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. ओके, एंड यहाँ पे देखेंगे आप बोल्ड करके कुछ चीज़ें आपको बताई गई है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिस कार्बन CO2 इज द स्टार्टेड अंडर हाई प्रेशर. सॉलिड CO2 gets converted directly into the gaseous stage and the decreases of the pressure to the 1 atmospheric without coming into the liquid stage, and this is reasons that solid carbon dioxide is also known as the dry ice. Okay,
देन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। देन अभी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पुटअप होने वाला है कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। देन इसका हम लोग स्टडी करते हैं कि द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, एंड लेटेंट हीट के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको आगे पढ़ना होता है। देन अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट इज़ फ्यूज़न एंड व्हाट इज़ वेपोराइजेशन। ओके, तो दो चीज़ हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं कि वेपोराइजेशन क्या होता है, देन हम लोग स्टडी करते हैं कि फ्यूज़न क्या होता है। ओके, देन when we talk about fusion, then heat energy required to change 1 kg of the solid into the liquid। okay, and vaporization में क्या होता है कि heat energy required to change the 1 kg of the liquid to the gas at the atmospheric pressure at its boiling point। okay, तो ये कुछ टॉपिक्स थे। कह रहा कि दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड द टेम्परेचर्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस वेयर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और द गैसेस। ओके, देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इस क्वेश्चन को आप, अब मैं आपको स्टेबलूम देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा और इसको नोट कीजिएगा और लिखिएगा। ओके, देन हमारा फोर्थ टॉपिक्स पुटअप होने वाला है कि इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ओके, तो ये भी टॉपिक्स आई थिंक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 3 और 4 स्टार आपको मिले थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही होने वाला। ओके, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट करते हैं एंड हम स्टडी करने वाले हैं कि इवापोराइजेशन एंड बॉइलिंग क्या होता है। ओके, देन वी कैन से दैट कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर द ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट द रेस्ट। ओके, मतलब जो पार्टिकल ऑफ द मैटर होते हैं वो कभी रेस्ट नहीं करते हैं और हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन में हमेशा आते जाते रहते हो। देन एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और द सॉलिड देयर आर द पार्टिकल विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनकी बहुत प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, अरे कि इन द केस ऑफ द लिक्विड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर kinetic energy is able to break away from the forces of the attractions of the other particles and gets converted into the vapor। okay, मतलब इनके जो एनर्जी विभिन्न प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके बीच में भी बहुत सारे अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं एंड पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। और इनके जो पार्टिकल होते हैं वो वेपर स्टेट में से भी क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज करेक्ट दिस फिनोमिनास ऑफ द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर एट द टीनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोराइजेशन। ओके, मतलब एक ऐसा स्टेज जिसपे हल्की सी तापमान पे कोई वस्तु सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसेस में, देन जो ए स्टेज होती है इसको कहते हैं इवापोराइजेशन। ओके, देन अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इवापोराइजेशन, मतलब इवापोराइजेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देन आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोराइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट कि द रेट ऑफ द इवापोराइजेशन इंक्रीजेस विद एंड द इंक्रीज ऑफ द सरफेस ऑफ द एरिया। फर्स्ट है। सेकेंड कह रहा है कि विथ द इंक्रीजेस ऑफ द टेम्परेचर more number of the particles get enough kinetic energy to get into the vapor state। and second is humidity। कह रहा humidity is the amount of the water vapor present in air। the air around us cannot hold more than a definite amount of the water vapor at the given temperature। कह रहा कि if the amount of the water in air is already high the rate of the evaporization decreases। okay, देन विंड स्पीड कह रहा है कि द हायर विंड स्पीड मोर इवापोराइजेशन। तो एक कुछ फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं किसको, इवापोराइजेशन को। पहला कौन है, इंक्रीजिंग ऑफ द सरफेस एरिया। सेकेंड इज इंक्रीजेस ऑफ द टेम्परेचर। थर्ड क्या है, ह्यूमिडिटी। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाइंड स्पीड। ओके, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इवापोराइजेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, देन अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि इवापोराइजेशन कॉस्ट कूलिंग एंड हम लोग स्टडी करने वाले कि इवापोराइजेशन वीएस बॉइलिंग। दो टॉपिक्स अभी पुटअप करने वाले हैं, आई इसका हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टच करते हैं कि द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड absorbs energy from the surrounding to the region the energy lost during the evaporization। okay, एंड इवापोराइजेशन वीएस बॉइलिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पुटअप होने वाले हैं आइए उसका हम लोग भी स्टडी कर लेते हैं। देन वी कैन से दैट कि बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना
particle from the bulk whole of the liquid change into the vapor state. And second is कि evaporization is a surface phenomenon, मतलब particle from the surface gain enough then energy to the overcome the forces of the attraction present in the liquid and the change into the vapor state. ओके तो ये कुछ टॉपिक्स पुटअप होने वाले थे, इवापोराइजेशन vs बॉइलिंग। देन नीचे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको SW में देता हूँ, मतलब पीछे अभी जस्ट प्रीवियस में जो जो चीज़ें हमने पढ़ा है उसी चीज़ को यहाँ पे कवर किया गया इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर आप अपने नोट्स में कर लेंगे। ओके देन ए टॉपिक्स नंबर 5 पुटअप होने वाला है, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि केल्विन एंड द सेल्सियस स्केल। मतलब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पुटअप होने वाला है, मतलब केल्विन और सेल्सियस स्केल क्या होता है, एंड इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी पुटअप होने वाले हैं। ओके तो देन वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कि केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। SI मीन्स होता है इंटरनेशनल सिस्टम। जी हाँ, आपने सही सुना कि इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो वही कह रहा है कि केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273.16 केल्विन, एंड वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ओके एंड सेकेंड टॉपिक्स इज कि SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन, एंड T मीन्स होता है टेम्परेचर, K मीन्स होता है केल्विन, तो T के इक्वल टू होता है T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए क्योंकि आगे भी इस फार्मूले का यूज होने वाला। ओके देन नेक्स्ट इज केल्विन स्केल ऑफ द टेम्परेचर हैज द ऑलवेज पॉजिटिव साइन and hence regraded as the better scale than the Celsius। ओके मतलब जो केल्विन होता है, केल्विन पैमाना होता है, स्केल होता है, वो सेल्सियस पैमाने से क्या होता है, बहुत ही बेटर होता है। ओके देन कह रहा है कि एटमॉस्फेयर एटम इज अ यूनिट ऑफ द मेजरिंग प्रेशर exerted by a gas। the SI यूनिट ऑफ द प्रेशर इज द पास्कल। ओके मतलब जो टेम्परेचर ओके प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। एंड पास्कल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PA से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है तो बीच बीच में आवाज़ अटक जा रहा है। देन कोई नहीं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके देन यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं तो PCM ज्ञान CBSE चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको CBSE बोर्ड का जो भी सिलेबस होता है वो पढ़ाया जाता है। ओके देन हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि 1 एटमोसफियर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 to power 5 Pascal। Okay the pressure of the air in the atmosphere is called the atmospheric pressure, and the atmospheric pressure at the sea level is the 1 atmosphere and is the taken as the normal atmospheric pressure। okay तो ये कुछ टॉपिक्स पुटअप होने वाले थे किससे, केल्विन एंड सेल्सियस स्केल से। ओके तो इतने ही डिफिनीशन पार्ट थे और मैंने आपको बता दिया। देन कुछ क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको मैं पुटअप करूंगा। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। यदि आपको आता है तो कर लेंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके तो देन फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कि प्रैक्टिस। बाय।